हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी हार्ट चैनल पर स्वागत है। मैं अशोक चोपड़ा। आज हम देखेंगे एग्रीकल्चर मार्केट। तो सबसे पहले मार्केट क्या होता है कि एक वह स्थान जहाँ पे कमोडिटी का जो एक कमोडिटी रहेगा उसका प्राइस क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक कमोडिटी देखे तो उसका प्राइस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो उस पैलेस को हम क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। जैसे कोई भी ओनियन है तो अगर उसमें ओनियन का प्राइस सभी जगह एक मार्केट में क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसलिए उसको हम मार्केट बोलते हैं। कि कोई भी कमोडिटी है उसका प्राइस अगर सेम है तो उसको हम बोलते हैं मार्केट। देखो एग्रीकल्चर मार्केट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे APMC एक्ट। 2003 में आया था ये। इसके अकॉर्डिंग क्या था, इसकी पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट 2003। देखो, जब किसान अपना जो प्रोड्यूस होता है, जो कमोडिटी उसको मंडी में लेके जाता है, तो उस मंडी में उसको बेचने के लिए जो ऑक्शन लगाई जाती है, उसकी बोली लगाई जाती है, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये एक्ट आया था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट 2003। देखो, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर क्या है, स्टेट मैटर है। यानी कि जो स्टेट के रूल और रेगुलेशन होंगे वो ही लागू होंगे। ऐसा नहीं है कि सेंटर के रूल रेगुलेशन लागू होंगे, कोई सेंटर को आया और अपने रूल रेगुलेशन लगा दिया। हर स्टेट में अपने अलग अलग रूल रेगुलेशन है, क्योंकि एग्रीकल्चर कैसा है, स्टेट मैटर है। तो जो भी एग्रीकल्चर के रूल रेगुलेशन होंगे वो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो क्या किया कि वाजपेयी जी जब सरकार में थे तब उन्होंने ये दिया मॉडल, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट 2013। 13 नहीं, सॉरी 3, है ना। तो मॉडल इसलिए बोला गया कि ये कोई बाइंडिंग नहीं थी उनको कि आप इसको इन्फोर्स करो। वो इन्होंने मॉडल दिया कि आप इसको लागू कर सकते हो। तो बहुत से स्टेटों ने इसको लागू किया, इसलिए इसको बोलते हैं मॉडल। इसको लागू करना कोई जरूरी नहीं था, हर स्टेट में बाइंडिंग नहीं थी, कंपलसरी नहीं था, इसलिए इसको मॉडल बोलते हैं। तो मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट के तहत क्या हुआ कि जो इस स्टेट में जितनी भी मंडीज थी उनमें से क्या किया, कुछ मंडी को APMC मंडीज बना दी गई। जैसे APMC मंडी सिलेक्ट कर ली, ये अब क्या किया, APMC मंडी में ट्रेड करने के लिए ट्रेडर्स को लाइसेंस चाहिए था। तो ट्रेडर्स को क्या लेना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था। तो जो भी ट्रेडर्स इसमें क्या करते थे, ट्रेड करते थे, उनको यहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ता था। और जो ये मंडीज थी उनको कंट्रोल सुपरविजन कौन करता था, ये मार्केटिंग कमेटी थी, वो इसको सुपरविजन करती थी, इसको देख रेख करती थी कि इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी को है या नहीं है। तो मार्केटिंग कमेटी जो थी, ये जो मंडियां बनाई गई इस एक्ट के तहत, उसमें को क्या करती थी, सुपरवाइज करती थी। और इसमें जो ट्रेड करने के लिए आपको क्या चाहिए था, लाइसेंस चाहिए होता था। तो ट्रेडर्स को लाइसेंस लेना पड़ता था। सपोज यहाँ पे T से लेके TN तक ट्रेडर्स ने क्या ले लिया, लाइसेंस ले लिया। अब क्या हुआ कि ये सुपरवाइज करेगी कि इस कमोडिटी का क्या हुआ, प्राइस गिर तो नहीं रहा, या ये उसमें क्या कर रहे हैं कि प्राइस को नहीं गिरने देते थे। यानी कि जो प्राइस है, जो फिक्स प्राइस है, जो जितना उसका होना चाहिए था, वाजिब प्राइस है, उसको चेक करते थे। यानी कि उससे कम पे नहीं खरीद रहे हो किसानों से, है ना, ये ट्रेडर्स। तो देखो, ये एक्ट क्या रहा कि सक्सेस नहीं हुआ। ये एक्ट इतना सक्सेस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो ये मार्केटिंग कमेटी जो की थी ना, जो इसको APMC को सुपरविजन करती थी कि ऑक्शन में क्या है, ट्रांसपेरेंसी आई, वो ऑफिशियल्स और ये ट्रेडर्स क्या हो गए, साठ गांठ कर ली इन्होंने, अपने एक गुट बना लिया, इन्होंने आपस में अच्छी बॉन्डिंग की। और ये क्या करते थे, जैसे किसान का कोई भी कमोडिटी आई तो उसको लो प्राइस पे खरीदने लग गए। अब इनको सुपरविजन कौन कर रहा है, मार्केटिंग कमेटी। लेकिन मार्केटिंग कमेटी के ऑफिशियल्स भी किसके साथ है, ट्रेडर्स के साथ, तो वो उनको कुछ रोक टोक नहीं करेंगे। तो जो भी किसान से, फार्मर से जो भी आया, उनको क्या किया, इन्होंने लो प्राइस पे खरीदा, और जो कंज्यूमर एंड पे था उसको हाई कॉस्ट पे बेच दिया। जो कंज्यूमर एंड पे था उसको क्या बेटा, हाई कॉस्ट पे बेचा। तो न तो फार्मरों का फायदा हुआ, न ही किसका हुआ, कंज्यूमर्स का हुआ। फायदा किसका हुआ, ट्रेडर्स का, और ये मार्केटिंग कमेटी में जो ऑफिशियल्स थे उनका केवल फायदा हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि इससे किसी का फायदा नहीं हुआ, फार्मर्स का। इसी को रेक्टिफाई करने के लिए एक आया ई नेम स्कीम।
इनेम स्कीम में क्या था, ये स्कीम आई अप्रैल 2016 में। कब आई? 2016 में। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। तो इसमें क्या हुआ कि जो एपीएमसी मंडीज थी उनको सिलेक्ट किया गया और उनको इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया। यानी कि जो एपीएमसी मंडीज थी डिफरेंट स्टेट में, यानी कि यहाँ से एक स्टेट की ली, यहाँ से दूसरे स्टेट की, तीसरे के, ऐसे बहुत सी स्टेट्स की ली मंडीज को, और इनको इंटरनेट के थ्रू क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। और जैसे सपोज यहाँ से एक फार्मर लेके इस मंडी में आया, अब इस फार्मर को इस मंडी का भी प्राइस पता रहेगा, इस मंडी का भी प्राइस पता रहेगा, और इस मंडी का भी प्राइस पता रहेगा। यानी कि इसको सब मंडियों का प्राइस पता रहेगा, और जिस पे ज्यादा प्राइस है, जिस पे अच्छा प्राइस है, उस पे वो क्या कर सकता है, ऑनलाइन सेल कर सकता है। जिस मंडी पे अच्छा रहेगा उसमें क्या कर सकता है, ऑनलाइन सेल कर सकता है। तो ये थी इनेम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। यानी कि इसके तहत क्या किया गया कि वन नेशन वन मार्केट का एम था इसमें, कि पूरे नेशन में एक ही मार्केट हो, जो प्राइस हो कॉमोडिटी की वो क्या हो, सेम हो, वन नेशन वन मार्केट। यानी कि इसमें जो पीएमसी मंडीज थी वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट थी, तो अब सभी का हमें प्राइस पता रहेगा। तो इसके साथ क्या हुआ कि एक पूरे नेशन में क्या हुआ, एक मार्केट हो गया, यहाँ पे लाया सबका पता प्राइस है, और जहाँ पे ये ऑनलाइन बेचना चाहिए वहां पे बेच सकता है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, वन नेशन वन मार्केट का। अब देखो, एक एक्ट आया 2017 में, उसका नाम था मॉडल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग। ये एक्ट आया 2017 में। ये एक्ट था, और जो ई नेम थी वो क्या थी, स्कीम थी। वो एक्ट वैक्ट कुछ नहीं था, स्कीम था। मॉडल इसलिए लगाया कि ये सेंटर ने हर स्टेट को दिया कि आप इसमें, ये मॉडल है, आप इसको क्या करो, लागू कर सकते हो। अब वो स्टेट के ऊपर कैसे लागू करते थे, तो देखो सबसे पहले जो एपीएमसी वाला कॉन्सेप्ट था 2003 में, उसमें क्या करते थे, जो ट्रेडर्स थे वो ही क्या कर सकते थे, होल सेल को खरीद सकते थे। जो कर सकता था, होल सेल मार्केटिंग करते थे, जो बल्क में, होल सेल का मतलब है जो बल्क में आते थे, उनको कौन खरीद सकता था, ये ट्रेडर्स ही खरीद सकते थे। जो बल्क मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में आते थे, उनको क्या, ये ट्रेडर्स ही खरीद सकते थे। लेकिन इस एक्ट में क्या हुआ कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, जो भी थे प्राइवेट इन्वेस्टर्स, अलाउ कर दिए गए, जो क्या कर सकते हैं, बल्क में सेलिंग कर सकते हैं या बाई कर सकते हैं। जो बल्क में क्या कर सकते थे, सेलिंग कर सकते थे या बाई कर सकते थे। जो ट्रेडर्स थे उनके पास साथ आ गया कंपटीशन हो गया, तो कंपटीशन आने से जो प्राइस थी, वो जो प्राइस में ऑक्शन की थी, जो ऑक्शन लगाई जाती थी कमोडिटी की, वो सही होने लग गई। यानी कि इससे किसानों को फायदा आने लग गया, कंपटीशन आ गया, तो वो क्या करते थे, ज्यादा खरीदने के लिए, ज्यादा जो मैक्स अप्रोप्रिएट लेवल होता था प्राइस का, उस पे उसको खरीदने लगे, जो उचित दाम थे उस पे खरीदने लगे। क्योंकि इससे अगर वो ट्रेडर्स कम दाम पे खरीद रहे होते, तो ये क्या कर लेते, प्राइवेट इन्वेस्टर उसको खरीद लेते। तो इसमें क्या किया गया कि प्राइवेट इन्वेस्टरों को, जो प्राइवेट इन्वेस्टर हैं उनको अलाउ कर दिया गया कि आप बल्क में कोई भी चीज खरीद सकते हो। जो कोल्ड चेन और फूड प्रोसेसिंग यूनिट थी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट थी, तो वो भी क्या करने लग गई कि वो भी बल्क में जो भी चीज थी उसको खरीद सकती थी, बल्क में सेलिंग और बाइंग कर सकती थी। तो कोल्ड चेन को भी ऐसे ट्रीट करने लग गया होल सेल चेन की तरह, यानी कि वो बल्क में खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो बल्क वाला इसमें भी आ गया कोल्ड चेन, और जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट थी उनको भी। और थर्ड पॉइंट इसमें था कि फार्मर सीधा रिटेलर को बेच सकता है। रिटेलर का मतलब हो गया जो कंज्यूमर है उसको सीधा बेच सकता है। जो फार्मर रहेगा वो सीधा कंज्यूमर को बेच सकता है।
तो इसमें जैसे एपीएमसी एक्ट 2003 वाला देखा था, उसमें फार्मर सीधा रिटेलर को नहीं बेच सकता था, है ना। तो इसमें क्या हो गया कि फार्मर सीधा किसको बेच सकता है, रिटेलर को बेच सकता है। तो देखो फार्मर सीधा रिटेलर को बेच सकता है, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। क्या बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, है ना। इसलिए आया, एक एक्ट भी आया था मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक्ट, मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला आया था। वो कब आया था, 2018 में। तो इसको इन्फोर्स करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। तो फार्मर सीधा रिटेलर को बेच सकता था, जो प्राइवेट इन्वेस्टर थे वो भी बल्क में सेल और बाई कर सकते थे, और जो कोल्ड चेन और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स थे वो भी क्या कर सकते हैं, बल्क में जो है सेल और बाई कर सकते हैं। जैसे इसका हम एग्जांपल देखें कि फार्मर है, जैसे आईटीसी है, आईटीसी को क्या खरीदना है, पोटेटो खरीदना है, तो डायरेक्ट फार्मर से वो कह देगी और वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी कि हम इतना इसको प्राइस देंगे, क्यों आईटीसी को चिप्स बनाने हैं। तो आईटीसी जब चिप्स बनाएगी तो डायरेक्ट पोटेटो किससे खरीदेगी, फार्मर से खरीदेगी, और वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि इतना प्राइस मिलेगा आपको। तो इससे क्या फायदा हुआ कि जो ट्रेडर्स जो करते थे, ट्रेडर्स और मार्केटिंग ऑफिशियल्स, जो मार्केटिंग कमेटी के ऑफिशियल्स थे, जो प्रॉफिट किसानों को नहीं मिल रहा था, वो डायरेक्ट क्या मिलने लग गया, किसानों को प्रॉफिट मिलने लग गया। धन्यवाद।